ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं और अब शुरू करने जा रहे हैं हम वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर ना छूटने की हम गारंटी देते हैं। तो आइए सबसे पहले वो दिन की 4 बड़ी खबरें जिन पर मातृभूमि में विस्तार से बात होगी, वो खबरें हैं जिन पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। पहली खबर, 2.5 घंटे सीज फायर और उसके बाद फायर शुरू, क्योंकि ईरान इजरायल के बीच सीज फायर के 2.5 घंटे के भीतर ही ये दावे सामने आ गए कि ईरान ने फिर से इजरायल पर हमला कर दिया है। दिन की दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप की उस संधि पुराण की जिसे ईरान ने बिना पढ़े ही फाड़ दिया है और ईरान ने कहा है कि अब अगर अमेरिका ने हिमाकत की तो फिर उसका जवाब क्रूर तौर पर दिया जाएगा। दिन की तीसरी बड़ी खबर, विस्तार से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस खेल की जिसके चक्कर में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अपने ही घर में घिर गए हैं। और साथ ही आपको बताएंगे आज की चौथी बड़ी खबर, इस सवाल के साथ, क्या अमेरिका के झांसे में आकर इजरायल फंस गया है, ईरान क्या हीरो बन गया है। तो ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं इसी सवाल के साथ 1967 में आई एक फिल्म की याद जो दिला रहा है। फिल्म का नाम दीवाना था और उसका एक गाना था, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। और ये गाना ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हुई जंग पर फिलहाल सटीक बैठ रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि सीज फायर के बाद तीनों ही देश अपनी अपनी पीठ ठोक रहे हैं। इसीलिए सवाल ये कि अगर तीनों की ही जीत हो गई है तो फिर हारा कौन। इजरायल का दावा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया है, यानी अब वो परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ईरान का दावा, उसके परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो इनकी मरम्मत कर अपना कार्यक्रम जारी रखेगा। और अमेरिका का दावा, अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान। तो फिर अगर तीनों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, तीनों की जय है, तो पराजय किसकी? इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। और अब आगे इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से चेतावनी दे दी गई है, किसी भी नए हमले का निर्णायक जवाब देंगे हम, ये ईरान कह रहा है। हमारे सशस्त्र बलों के दृढ़ प्रयासों से इजरायल की हार हुई है, ये ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। तो ईरान बड़ा दावा कर रहा है और साथ ही ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी तरीके का हमला होगा तो फिर ईरान जवाब देगा। और इसी तरीके का दावा जो है वो इजरायल की तरफ से भी किया गया था कि अगर ईरान हमला करेगा तो फिर इजरायल उसको जवाब देगा। तो सीज फायर उल्लंघन की इजरायल ने अमेरिका को जानकारी दी है। ईरान की ओर से सीज फायर उल्लंघन किया गया है, यह जानकारी इजरायल की तरफ से दी गई है। हमें जवाब देने का अधिकार है, यह भी इजरायल कह रहा है। सीज फायर उल्लंघन ईरान कर रहा है, इजरायल अब लगातार इसी बात को दोहरा रहा है कि ईरान की तरफ से लगातार उस पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर उल्लंघन की जानकारी इजरायल ने अमेरिका को दे दी है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ईरान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल इजरायल की तरफ से तस्वीर जारी की गई है, जिसमें इजरायल दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ तो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो मिसाइल हैं ईरान की तरफ से, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आप जानते हैं ईरान की तरफ से आज सुबह ये बयान दिया गया कि सुबह 7:30 बजे तक ईरान के समय अनुसार, तब तक युद्ध विराम नहीं था, लेकिन फिर 7:30 बजे से सुबह ईरान के समय के हिसाब से वो युद्ध विराम का पालन कर रहा है। अब देखिए सीज फायर को लेकर ईरान का दावा जो सामने आया है कि सीज फायर के लिए इजरायल को मजबूर होना पड़ा है, ये ईरान कह रहा है। एक तरफा युद्ध विराम के लिए इजरायल मजबूर हो गया, ईरान की तरफ से कटघरे में इजरायल को खड़ा किया जा रहा है और ये दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफा युद्ध विराम के लिए इजरायल को मजबूर कर दिया। ईरान अपनी ताकत दुनिया को बता रहा है इस तरीके के बयान देकर। और वहीं अगली बड़ी खबर, कतर में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर ईरान की तरफ से बयान दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघई, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला ये ईरान ने अपनी रक्षा के लिए किया था। हम कतर से अपने अच्छे और गहरे संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो कतर के साथ अपने रिश्तों की दुहाई ईरान की तरफ से दी जा रही है और साथ ही साथ जो कतर में हमला हुआ वो यूएस बेस पर हुआ।
इसको रेखांकित ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ईरान कह रहा है कि क्योंकि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए, इसी के लिए जवाबी कार्रवाई के तहत कतर में जो अमेरिकी बेस है उस पर ईरान ने निशाना साधा। ईरान की कतर के लोगों के साथ किसी तरीके की कोई दुश्मनी, कोई बैर नहीं। वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत ऑपरेशन सिंधु चला रहा है। इसके तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज इजराइल से 549 भारतीय नागरिकों को लेकर इंडियन एयरफोर्स के 3 विमान दिल्ली पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले विमान में 161 और दूसरे विमान में 165, वहीं तीसरे विमान में 268 भारतीय नागरिक वापस देश लौटे। आज जंग के माहौल के बीच भारत के अलावा फ्रांस भी अपने नागरिकों को स्वदेश ले जा रहा है। फ्रांस ने 101 नागरिक साइप्रस के रास्ते अपने देश सुरक्षित वापस बुलाए हैं। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजराइल की यात्रा न करने की भी हिदायत दी है और वहीं ईरान से भी अपने नागरिकों से वापस आने का आग्रह फ्रांस ने भी किया है। और आइए अब जरा 12 दिन पीछे आपको लेकर चलेंगे और जरा ये सवाल पूछिए आप कि ईरान इजराइल की ये जंग शुरू क्यों हुई थी? तो फिर जवाब मिलेगा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने के मकसद से इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था, यानी ईरान को परमाणु हथियार ना बना पाए, इसी मंशा के साथ इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए इजराइल ने यह हमला तो बोल दिया। इस बीच 12 दिन में इजराइल ने 25 से अधिक लोगों को खो दिया है। 200 से अधिक लोग इजराइल में घायल हुए। अस्पताल, इमारतें, रक्षा मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल में नुकसान पहुंचा। इजराइल में हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर भी हुए। जंग में इजराइल के हर दिन 6,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, उत्पादन, व्यापार रुक गया था। 12 दिन की लड़ाई के बाद बिना किसी नतीजे के अब ये युद्ध विराम। सीजफायर के बीच ईरान का बड़ा दावा, परमाणु ठिकाने हमारे सुरक्षित हैं। और अगर ये दावा सही है तो फिर 12 दिन पहले दुनिया जहां खड़ी थी, मतलब आज फिर वही आ गई है। नतीजा शून्य। अमेरिकी ठिकानों पर हमले क्या हुए? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। चंद घंटों के भीतर युद्ध की तस्वीर बदल गई। ईरान से लेकर अमेरिका तक सीज फायर की चर्चा होने लगी। मिसाइलें सीज फायर के ऐलान के बाद भी दागी जा रही थी, लेकिन यह तय हो गया था कि युद्ध को फिलहाल रोका जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सीज फायर किसके कहने पर हुआ, कौन झुका? ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि कतर पर बमबारी के बाद अमेरिका सीज फायर को मजबूर हुआ। عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین آتشبس را به دشمن تحمیل کرد. شب گذشته تنها ساعتی پس از حمله موشکی موفق سپاه به پایگاه العدید آمریکا در قطر، ترامپ در ادعای التماسگونه خواستار آغاز آتشبس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونی علیه کشورمان شد. این درخواست ترامپ بلافاصله پس از پاسخ موفق دیشب سپاه به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان مطرح شد. हालांकि सीज फायर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उस हिसाब से पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से बात की। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अमेरिका ने दोनों देशों को सीज फायर पर सहमत किया। कतर ने भी सीज फायर के लिए ईरान इजराइल से बात की, जिसके बाद सीज फायर हुआ। अब ईरानी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे सीज फायर के लिए भीख मांगी। अब आपको उनके ढेर सारे झूठ सुनने को भी मिलेंगे। और जैसा ईरानी मीडिया ने दावा किया, ट्रंप ने सीज फायर को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर लिखा, सीज फायर लागू हो चुका है, सीज फायर का उल्लंघन ना करें। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। सीज फायर को लेकर दोनों तरफ से दावे कर रहे हैं। कौन जीता कौन हारा इसको लेकर मंथन होगा, लेकिन इस युद्ध से इजराइल बुरी तरह फंस गया है। अमेरिका के उकसावे पर इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था। दुनिया में इजराइल के जिस आयरन डोम की साख थी वो भी ईरान के हमले के बाद जाती रही। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के शहरों में तबाही ला दी। पिछले 12 दिनों में ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इजराइल का डिफेंस सिस्टम
दूसरी बार फेल हुआ और दुनिया भर में इजराइल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इजराइल के अधिकारियों के हवाले से द जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट को निर्धारित समय या फिर जिस तरह से जारी किया जाना था उस तरह से नहीं किया गया, यानी कि सीज फायर को लेकर इजराइल ने अपना एतराज जताया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर का स्वागत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है, लेकिन सवाल फिर भी खड़ा होता है कि आखिरकार ईरान के खिलाफ जंग से इजराइल को क्या हासिल हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मकसद ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के साथ साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने का था, लेकिन युद्ध विराम ने इजराइल के इस मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। इजराइल ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए हमला शुरू किया, उससे कितना नुकसान पहुंचा, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीज फायर के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी भी रह सकता है, क्योंकि ईरान दावा कर चुका है कि उसने 60% संवर्धित यूरेनियम हमले से पहले ही हटा दिया था। अगर सीज फायर को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हुई है तो जाहिर है कि अमेरिका अब ईरान से सीधे तौर पर बात करेगा, जो इजराइल के हक में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी वो इजराइल जो अमेरिका के कहने पर इस युद्ध में उतरा था, वो ईरान और अमेरिका के बीच संभावित न्यूक्लियर डील का सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मकसद ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के साथ साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने का था, लेकिन युद्ध विराम ने इजराइल के इस मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। 12 दिन चले युद्ध के दौरान इजराइल के 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। अस्पताल, इमारतें, रक्षा मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इजराइल में हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए। जंग में इजराइल में हर दिन 6,200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, उत्पादन और व्यापार रुक गया और 12 दिन की लड़ाई के बाद बिना किसी नतीजे के युद्ध विराम लागू हो गया। इस सीज फायर के बाद एक बार फिर साबित हो गया कि दूसरे के उकसावे पर युद्ध में कूदने पर पछताना ही पड़ता है। देखिए, ईरान ये कह रहा है कि ट्रंप ने सीज फायर के लिए कहा है। ट्रंप कह रहे हैं शांति के लिए सीज फायर हुआ है, लेकिन अब सच क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, इस युद्ध से ट्रंप को क्या हासिल हुआ? बारह दिन बाद आखिरकार दुनिया को एक और युद्ध से निजात मिलती दिख रही है। सोमवार की रात जिस युद्ध का क्लाइमेक्स ईरान ने अमेरिकी बेस पर दिखाया, उसका अंजाम अब सीज फायर से सामने आया है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध से अमेरिका को क्या हासिल हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? क्या ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर पाए डोनाल्ड ट्रंप? क्या नोबेल हासिल करने की हसरत मन में रह जाएगी? और क्या अमेरिका की बादशाहत बरकरार रह पाई? इस जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में नाकाम रहा तो अमेरिका युद्ध के 11वें दिन इस जंग में कूद पड़ा और अमेरिका की इस जंग में एंट्री के साथ ही ये युद्ध अमेरिका वर्सेस ईरान हो गया। लेकिन कल देर रात सीज फायर के ऐलान के साथ ही बारूद की धमक अब कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सवालों के जवाब अब भी बाकी है। क्या ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर पाए डोनाल्ड ट्रंप? 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने दावा किया कि इन ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, जबकि ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमला नाकाम रहा और उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा है। दरअसल बंकर बस्टर बम से ईरान के सबसे अहम फोर्डो परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया गया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, उसमें 3 बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। नई और पुरानी तस्वीरों से परमाणु केंद्र को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने संभावित हमले को देखते हुए यूरेनियम भंडार को यहां से पहले ही शिफ्ट कर दिया था। मातृभूमि देख रहे हैं आप, खबर दिल्ली से है।
जहां ज्योतिनगर इलाके में खौफनाक वारदात सामने आई है। बुर्का पहनकर घर में घुसे एक युवक ने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। आरोप यह है कि नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के युवक ने छत से 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की की मौत हो गई है। लड़की के पिता आरोप लगा रहे हैं कि तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा। नेहा के पिता ने दावा किया नेहा तौफीक को राखी बांधती थी। करीब 3 साल से परिवार तौफीक को जानता है। नेहा अब तौफीक से बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो उसे परेशान करता था। परिवार का आरोप है कि उसे धमकी भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। आरोपी तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला है। आरोपी तौफीक फिलहाल फरार है। तो राजधानी दिल्ली की ये खबर है। यहां ज्योतिनगर इलाके में बुर्का पहनकर आरोपी, जिसका नाम तौफीक बताया जा रहा है, वो एक लड़की नेहा के घर में घुसता है। परिवार इस आरोपी तौफीक को जानता है। परिवार की तरफ से बताया गया है कि जो लड़की है वो पिछले 3 साल से इस युवक को राखी बांधती थी, लेकिन ये युवक बुर्का पहनकर घर में घुसता है और फिर घर की 5वीं मंजिल से लड़की को छत से नीचे फेंक देता है। लड़की की मौत हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नगर में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक तौफीक नाम का शख्स बुर्का पहनकर इसी स्पॉट यानी कि इसी छत पर आता है और जो पीड़िता रहती है नेहा, उसको परेशान करता है। ये बताया जा रहा था परिवार वालों के मुताबिक कि नेहा यहाँ पर पानी की टंकी को देखने आई थी, जहाँ पर बुर्के में तौफीक नाम का आरोपी मौजूद होता है। दोनों के बीच में कहासुनी होती है और कहासुनी होने के बाद जब काफ़ी देर तक नेहा नीचे नहीं पहुँचती है तो उनके पिता छत पे आते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि आरोपी तौफीक उनकी लड़की का गला दबा रहा है। लेकिन ये स्पॉट है जहां पर दोनों के बीच में कहासुनी हुई। आप देखिए यहां पर दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है वहां पर लिखा भी हुआ है इंसिडेंट, और ये 5th फ्लोर है। और अगर मैं इसके नीचे की तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि जब यहाँ पर लड़ाई हुई तो इसी जगह से नेहा नीचे गिरी, जहाँ पर एक खाली प्लॉट था, जहां पर आप देखिए पत्थर रखे हुए थे, जहां पर यह बताया जा रहा है कि उसका सर टकराया पत्थर में और जिसके बाद आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार वालों को लंबे समय से जो तौफीक है वो परेशान कर रहा था, लेकिन परिवार के कुछ और सदस्य हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तौफीक नाम का जो ये शख्स था कितने लंबे समय से परेशान कर रहा था? नेहा 3 महीने से परेशान कर रहा है इनको, और रोज़ आता था। उसने ऐसे यहाँ जॉब जहाँ करता था वहाँ जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद से ये मुरादाबाद से अप डाउन करता था, रोज़ यहाँ पे आना, परेशान करना, कभी उसके ऑफिस जाना। मामा, ये हमारे मामा लगते हैं, उनके यहाँ पर जाकर इनके ऑफिस में भी इनको धमकाता था कि आप शादी कराओ हमारे उससे, ये करो वो करो। नेहा से तो यहाँ पर जो लड़ाई हुआ, क्या उनके बीच में कोई मारपीट हुआ या उसने कोई मारपीट वगैरह हुआ? उसको मारा लड़की को, यहाँ पे ऊपर आस पड़ोस वाले बता रहे हैं कि अब बहुत मारा। फिर इतने में मामा भागे भागे जब आए ऊपर तो उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो उसने फिर यहाँ से उसको नीचे फेंक दिया। मामा को धक्का देके भाग गया। बुरके में आया हुआ था, बता रहे हैं कि बुरका पहन के, बस फेस ओपन था इसलिए पहचान लिया उसको। बुरके में आया था, पूरा प्लान बना के आया था। प्लान बना के आया था। वहीं जो मृतक युवती है नेहा, उसके पिता आरोप लगा रहे हैं कि तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा और उनकी बेटी को उसने छत से धक्का दे दिया। किसी तरीके से वो खुद बच गए, लेकिन लड़की 5वीं मंजिल से जब गिरी तो गंभीर रूप से जख्मी हुई है। और नेहा की मां ने तौफीक को लेकर कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं, दिखाते हैं आपको। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी, क्या पूरी घटना थी जो इस पूरे मामले में आप भी छत पे मौजूद थे, बता रहे थे? बाद में गया था जो पानी, मतलब किराएदार का पानी भरते, तो वो पानी भरने गई थी। जब थोड़ी देर बाद नहीं आई तो फिर मैं ऊपर देखने गया तो बुर्का पैर रखा था, मुंह गाड़ा था, तो उसने उसका गला दबा रहा था। जैसे मैंने बीच बचाव करा तो उसने पीछे उसको धक्का दे दिया, अब मुझे भी धक्का दे के नीचे भाग गया। कितने साल की उम्र थी नेहा की और कैसे तौफीक आता जाता था यहाँ पर, कैसे उसकी दोस्ती थी? 2-3 साल पहले आया था, मतलब जैसे भाई मुलाकात होती है, आया कि भाई पड़ोस में पानी के लिए, कह रहे मेरा कोई बहन नहीं है, मैं बहन बनाना चाहता हूँ। तो बाकायदा घर में आया, राखी वाले दिन राखी बंधवाई उसने
तो मतलब परिवार की तरह ही रहता था, पर यह बीच में मतलब 2-3 महीने से क्या उसके दिमाग में आया, वो परेशान करने लग गया था। फिर वो माता जी, आपकी बेटी से आप बहुत करीब हैं, लगातार आप गमगीन। खूब लाड करती थी उसे, खूब लाड करती थी, खूब मुझे करती रहती थी मम्मी मम्मी। आज मेरी नहीं, चली गई। आपको कभी उसने बताया नहीं इस प्रकार की दिक्कतें, जिस तरह से तौफीक परेशान करता रहा उसे? उसने मुझे कहा था कि मम्मी मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में ही फ़ोन करता है और मैडमों के पास ही करता है। मैडम ने झाड़ देती है उसको कि यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई बात करनी है उसके पेरेंट्स से कर, यहाँ मत कर। कई बार इसको बोलता है कि तू फ़ोन क्यों नहीं करती, मेरे फ़ोन नहीं उठाती, किससे बात करती है, किससे फ़ोन पे बात करती है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू क्यों लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों धमका रहा है इसको। मैंने क्या ये किसी से भी बात करे, मैंने कहा तुझे क्या मतलब। ऑफिस जाती है, 4 लोग मिलते हैं, 4 जनों से बात होती है, फ़ोन भी आते हैं, तो मैंने कहा तुझे क्या मतलब किसी से ही बात करे। मैंने कहा तू अपनी लाइफ जी, इसे अपनी जीने दी। मैंने कहा इससे परेशान मत कर। मैंने कहा तू कहता है कि ऑफिस में बोल दूंगा, ऑफिस में बोल दूंगा, क्या बोलेगा ऑफिस में। कह रहा जो मुझे बोलना होगा बोल दूंगा। तो मैंने कहा ऐसा है, कह रहा मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। मैंने कहा अगर तूने लड़की का बाल विवाह का कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं का पहन के आया, आप लोगों को पता नहीं चला, चुपके से क्या ऊपर छत पे गया? जैसे ये गेट बंद है, यहाँ पर सबके गेट ऐसे ही बंद रहते हैं, तो मैं तो काम कर रही थी, ये चले गए ऊपर देखने। जब पहले पानी नहीं आ रहा था, उसका फ़ोन आया था कि मम्मी पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं पानी नहीं आ रहा। मैंने क्या कह रही ठीक है तुम देख लो, फिर बाद में चला के मैंने कहा हाँ देख लूँगी। फिर ये भी चले गए कि देखता हूँ कि पानी आया है कि नहीं आया। तो जब इन्होंने देखा जाके तो हाथापाई हो रही थी, हाथापाई हो रही थी। इन्होंने उसे पकड़ना भी चाहा तो धक्का दे दिया इनको और उसे पीछे फेंक दिया। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम ऐलान जिसका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और सीज फायर का उल्लंघन, ये मामला अब सामने आ रहा है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। ईरान इजरायल दोनों ने सीज फायर तोड़ा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैं ईरान इजरायल दोनों से ही नाखुश हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। मैं इजरायल से बहुत ज्यादा नाराज हूं, सीज फायर के बाद हमला ठीक नहीं है, ईरान अब कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, कह रहे हैं मैं इजरायल से बहुत ज्यादा नाराज हूं, दोनों ने ही सीज फायर का उल्लंघन किया है, ईरान इजरायल दोनों से नाखुश हूं, इजरायल से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं, सीज फायर के बाद हमला करना ठीक नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ईरान अब कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, मतलब नुकसान ईरान को ऐसा अमेरिका ने अपने बम से पहुंचा दिया है कि परमाणु क्षमता नेस्तनाबूद ईरान की करती है। इस वक्त की बड़ी खबर मातृभूमि में आपको बता देते हैं, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस अब खोल दिया गया है। एयर स्पेस खुलने पर आज से एयर इंडिया भी अपनी उड़ानें इस हिस्से में शुरू करने जा रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए ज्यादातर उड़ानें अब कल से शुरू की जाएंगी। यूरोप के लिए भी एयर इंडिया की उड़ानें शुरू हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो सभी से शांति की अपील कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात पहले से बेहतर हुए हैं, ये दावा भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। Violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I'm going now, as you know, to NATO. Some of you are going with me, and I think it's going to be successful. We'll see. I'll let you know. Are you going to see the agreement? It's a new dawn in the Middle East. Thanks to the agreement you managed to achieve. What are your future plans for the region, for Saudi Arabia, Israel, Gaza, the hostages? Look, you're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. As you know, Saudi Arabia has done a really good job. It's coming out far faster than I thought. So we're very happy about what's happening with women in the Middle East. No, I'm talking about a new dawn in the Middle East that you managed to achieve last night. Yeah. The region is going to a new place with this agreement. Can you tell us what's your future plans for Gaza, for the hostages?
It's a new dawn. I appreciate the question. You're very nice. Who are you? Thank you. I'm Naria Kraus from Israeli Channel 13 News. Well, we have to have Israel calm down because they went on a mission this morning. I got to get Israel to calm down now. Did you get to speak with Prime Minister? Did you talk to Prime Minister Netanyahu last night? I speak to everybody. You urge both sides not to violate the ceasefire, but reports coming from the region suggest that the sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? Have you spoken to him this morning? How confident are you that Iran is going to take the completely demolished? I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots, they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. But when I see CNN all night long, they're trying to say, well, maybe it wasn't really as demolished as we thought. It was demolished. You take a look at the pinpricks, and you see that place is gone. And I will say, I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. I think these guys really, these networks and these cable networks are real losers. You really are. You're real losers. Israel says that they violated the ceasefire. You're gutless losers. I say that to CNN because I watch it. I have no choice. I got to watch that garbage. It's all garbage. It's all fake news. But I think CNN is a gutless group of people. And the people that run it, nobody even knows it's been sold so many times. But the people that run it ought to be ashamed. MSDNC, a guy named Brian Roberts, he heads it. He's a disgrace. He's a weak, pathetic disgrace. Israel says that Iran violated the peace agreement and the ceasefire agreement. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं मैं ईरान से, मैं इजराइल से, दोनों से नाखुश हूं और खासतौर से इजराइल से मैं बहुत ज्यादा नाखुश हूं क्योंकि युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद दोनों तरफ से ये हमले नहीं रुक रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब आगे शांति होगी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही देश की मीडिया को जबरदस्त तरीके से लताड़ते हुए और ये कहते हुए कि अमेरिका की तरफ से जो B2B बॉम्ब्स गिराए गए हैं, बॉम्बर से जो GBU-57 गिराए गए हैं, उसने ईरान के अंदर परमाणु क्षमता ऐसी तहस नहस कर दी है कि ईरान दोबारा उस जगह से परमाणु हथियार तो नहीं बना सकता। खबर गुजरात से है, जहां डायमंड सिटी पर मानसून की बारिश आफत बनकर टूट रही है और इसके बाद सूरत में हालात बिगड़े हुए हैं। गुजरात की सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी पानी नजर आ रहे हैं, सड़कों पर सैलाब है, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं, रेस्टोरेंट से लेकर दुकानों तक के भीतर पानी घुसा हुआ है और सूरत में लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।
गुजरात की हीरा नगरी है सूरत और इसी हीरा नगरी में भारी बारिश ने सूरत नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद हुए जलभराव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट सूरत में जारी किया है। क्योंकि बादलों ने जब बरसना शुरू किया तो उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। बारिश की शक्ल में आसमान से मानो आफत बरसी। पिछले 24 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया और गाड़ियां तो जैसे पानी में तैरने लगी। तस्वीरें देख सकते हो, हर जगह पर पानी ही पानी। इस प्रकार की तस्वीरों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो तो आधे से ज्यादा डूब गई थी। गाड़ियों की केवल छत ही नजर आ रही थी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि किसी नदी पर खड़ी हैं। पूरा का पूरा शहर बाढ़ में डूबा नजर आया। पानी से भरी सड़कों में लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं, तो कुछ लोग छाता लेकर पानी से भरी सड़कों को पार करते दिखे। तो ये जून में सूरत में जुनूनी सैलाब और उसी की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, दिखाते चलते हैं आपको। ये देखिए किस तरीके से सूरत हर तरफ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सूरत में ये सैलाब का सितम है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ सी आ गई हो। तस्वीरें बता रही हैं कितना कहर इस बार मॉनसून की इस बारिश में सूरत में बरपा है। बीच में सड़क आप देख रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। अब ये देख लीजिए आप सूरत शहर का हाल। यहां तो सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। ये चौड़ी सड़क है, मेन रोड, और देखिए उसी मेन रोड पर पानी कितना भरा हुआ है वो गाड़ी देखकर आपको अंदाजा लगेगा। गाड़ी के पहिए पूरी तरह डूबे हुए हैं। बाइक देखिए आप, वो बंद पड़ी हुई है। लोगों के घुटनों घुटनों तक पानी यहां सूरत में भरा हुआ है और इसी पानी से होकर गुजरने को लोग मजबूर हैं और कोई विकल्प नहीं है। वहीं जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में रह रहे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए बाकायदा नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए आप किस तरीके से गाड़ियां और गाड़ियों के पूरे टायर डूबे हुए हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कें कैसी लबालब हैं। सूरत में हर तरफ पानी ही पानी। तो ये जल प्रलय सूरत में, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कुछ और तस्वीरें हैं, सूरत से ये तस्वीरें भी हैं। ये देखिए आप सोसाइटी की एक तस्वीर आप देख रहे थे और सोसाइटी के अंदर पानी भरा हुआ है। वहीं ये देखिए गली मोहल्लों की हालत देख लीजिए जरा, किस तरीके से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। चलिए गुजरात से अब आगे बढ़ते हैं और गुजरात से निकलकर अब बिहार आपको लेकर चलते हैं, जहां नवादा में जो ककोलत झरना है रौद्र रूप उसने ले लिया है। इस झरने में पानी का बहाव इतना तेज है कि यहां सीढ़ियों और घाटों तक पानी पहुंच गया है। ये देखिए जरा तस्वीर देखिए आप, कहां सीढ़ियां हैं कहां घाट है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सब कुछ पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये लगातार बारिश हो रही है एक तो इस इलाके में, इसी वजह से जो वाटरफॉल है उसका जलस्तर अचानक बढ़ गया और फिर तो पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति, हर तरफ पानी ही पानी। नौबत तो यहां तक आ गई कि लोगों की जान की सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों के फिलहाल यहां आने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। और ये सिर्फ बिहार में बारिश की वजह से नहीं, बल्कि झारखंड से बहकर आ रहे बारिश के पानी की वजह से भयंकर रूप ये झरना ले चुका है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है। यहां तक कि लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का जिंदगी पर जाहिर सी बात है असर पड़ ही रहा है और सड़कें भी लबालब हैं, लोगों का आना जाना भी मुहाल है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें शामली से सामने आई, जहां सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद सड़कों पर 1-2 फीट तक पानी भर गया। कुछ देर की बारिश के बाद ही शहर के कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। गली हो या फिर मेन रोड, सभी पानी में डूबे नजर आए। कहीं कहीं तो इतना पानी भर गया कि लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया। इस बीच एक शख्स कमर तक पानी में अपनी बाइक ले जाता हुआ दिखाई दिया।
बारिश के बाद नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा। कुछ जगहों पर तो नाले का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी घुस गया, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब आपको दक्षिण भारत लेकर चलेंगे, जहां बेंगलुरु में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ एक परिवार पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि हेगड़े और उनके स्टाफ ने पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे गंभीर चोटें आई हैं परिवार वालों को। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग कार को रोककर उसमें सवार लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। कार चला रहे शख्स और एक युवक को कार से बाहर निकालकर पिटाई की जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि अनंत कुमार हेगड़े का गनमैन हाथ में रिवॉल्वर लेकर सड़क पर खड़ा है और रॉब गांठने की कोशिश कर रहा है। आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े की गाड़ी ने कार सवार परिवार का रास्ता रोका। इसके बाद उनके गनमैन ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों पर हमला किया। ये विवाद एक टोल प्लाजा के पास हुआ। पुलिस ने इस मामले में अनंत कुमार हेगड़े, उनके गनमैन और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मातृभूमि देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।